नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 भागों के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती है। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग यानी कि विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, बजट 2021 में क्या कुछ खास रहा कृषि के क्षेत्र और किसानों के लिए, आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने देखा हमारा भाग विज्ञान और किसान। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे और एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम आपको खीरे की खेती से संबंधित देंगे कुछ खास जानकारियां। फरवरी माह में खीरे की बुआई की जा सकती है। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें। तो अभी आपने कृषि कैलेंडर में खीरे की बुवाई से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
यूं तो हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि फूलों की खेती में अपनी रुचि रखकर खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान गुरप्रीत सिंह शेरगिल से, जिन्होंने परंपरागत फसलों की खेती को छोड़ फूलों की खेती को अपनाया और आज के समय में अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह शेरगिल पटियाला के मुजाल गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 1996 में इन्होंने फ्लोरिकल्चर की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया और आज ये कई प्रतिष्ठित सरकारी निकायों से जुड़े जाने माने फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं। साल 1993 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की थी, लेकिन वे अपने करियर के चुनाव को लेकर उलझन में रहते थे, क्योंकि वे हमेशा से ही एक ऐसा काम करना चाहते थे जिससे उन्हें खुशी मिले और साथ ही साथ पहचान भी मिले। गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने अपने करियर के रूप में खेती के क्षेत्र को चुना और इसके साथ ही उन्होंने डेयरी फार्मिंग भी शुरू की, लेकिन एक काम से गुरप्रीत सिंह शेरगिल संतुष्ट नहीं थे। गहराई से सोचा तब उन्हें एहसास हुआ कि वे गेहूं धान के चक्र में नहीं पड़ना चाहते हैं। फूल हमेशा उन्हें मोहित करते थे, इसलिए उन्होंने पुष्प उत्पादन का प्रयास करने का फैसला किया। फूलों की खेती से जुड़कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले 22 सालों से गुरप्रीत सिंह शेरगिल फूलों की खेती कर रहे हैं। गेंदे के उत्पादन से शुरू करके अब ये ग्लैडियोलस, गुलजाफरी, गुलाब, स्टेटाइटस, जिप्सोफिला, मथियोला, स्नैपड्रैगन आदि फूलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। मैरी गोल्ड फूल इनकी पहली सफल उपज थी। इस क्षेत्र में लगातार मिल रहे सफलता के कारण गुरप्रीत सिंह शेरगिल को फूलों का शहंशाह कहा जाता है। उन्होंने अपने गांव में फूलों की एक विशाल फार्म बनाई है, जिसमें 17 से 18 एकड़ में फूल, 5 एकड़ में फिश फार्म, पॉली हाउस और वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई गई है। ग्लैडियोलस की खेती करने के दौरान गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने पाया कि गर्मी के कारण इसकी सीड्स की ग्रेडिंग करने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्रेडिंग मशीन की कीमत ज्यादा होने के कारण उसे खरीदना इनके लिए मुश्किल था। तब इन्होंने बड़े ही कम लागत में खुद से ही ग्रेडिंग मशीन बना ली। इनके द्वारा बनाई ये मशीन 1 घंटे में 7 से 8 क्विंटल तक 4 तरह के साइज की ग्रेडिंग करती है। इस मशीन को तैयार करने के लिए 2013 में इनोवेटिव फार्मर का नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। बागवानी विभाग के सहयोग से गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने कोल्ड रूम भी बनाए, जो कि फूलों को खराब होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी था। गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने जब ये देखा कि फूलों की मांग पूरे साल नहीं रहती, तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना फूलों की प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएं और अच्छे दाम पर बेचे जाएं, जिसके लिए इन्होंने गुलाब से पहला प्रोडक्ट रोज वाटर तैयार किया। अच्छे किस्म के गुलाब के कारण बाजार में इन्हें अच्छा दाम भी मिला। सफलता मिलने के बाद इन्होंने गुलाब से रोज शरबत भी बनाए और इसे भी बाजार में उतारा। इस शरबत की ये खासियत है कि इसे ठंडे दूध के साथ गर्म दूध में भी मिलाकर पिया जा सकता है, जिससे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। लोगों ने इनके इस प्रोडक्ट को खूब सराहा। इसके बाद गुरप्रीत सिंह ने एलोवेरा के पौधों की प्रोसेसिंग कर उसके जूस भी मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से इन्हें पूरे साल खेती करने पर आमदनी आने लगी। गुरप्रीत सिंह शेरगिल को फूलों की खेती में सफलता मिलने के कारण कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2011 में PAU लुधियाना द्वारा पंजाब मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला। वर्ष 2012 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा NG रंगा किसान पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कृषि के क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत से गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने अपने जुनून को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। कृषि के क्षेत्र में बेहद रुचि होने के कारण गुरप्रीत सिंह शेरगिल कृषि मेलों और आयोजनों में भी भाग लेते हैं। साथ ही ज्ञान को साझा करने और किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरप्रीत सिंह शेरगिल किसान समुदाय की मदद करने के लिए अपने ज्ञान का योगदान देकर विशेषज्ञ के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही वे भविष्य में आने वाले तमाम युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, बजट को लेकर हमारे सहयोगी संतोष जी ने बात की जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव भरत लाल जी से। आइए दिखाते हैं आपको इस बातचीत की एक झलक। बजट पेश किया गया है, इसमें सर क्या बजट में कोई विशेष क्या है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अगर मैं पेयजल के बारे में बोलूं तो पिछले बार 11,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और सरकार ने ये भी हमको फैसिलिटी दी थी कि 12,000 करोड़ रुपए और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो 11,500 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर का बजट था, उसके सामने इस साल 50,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो पेयजल के लिए, हर घर नल से जल के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बजट में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ा ये है कि हर घर में, हर महिला को, हर परिवार में नल से शुद्ध जल मिले, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने परिवार के बच्चों पर ज़्यादा समय व्यक्त कर सकें और ख़ास करके बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। जी सर, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। इसमें जैसे हर घर को जल ले और सबसे पहले इसमें सर क्वालिटी से संबंधित ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है सर। उसको हर घर जो जल के शुद्ध जल, जैसे बताया भी गया कि 8 से 10 लीटर पर जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसकी ज़रूरत है सर, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सरकार ने इस चीज़ को मानती है और रियलाइज किया है कि पानी जो है हर घर को शुद्ध मिलना चाहिए, क्वांटिटी में मिलना चाहिए, एक समुचित मात्रा मिलना चाहिए, 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से, और वो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और डेली मिलना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये भी इस चीज़ को समझते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पे भी पानी में कंटामिनेशन पाया जाता है, कहीं पे आर्सेनिक है या फ्लोराइड है, आयरन है, सैलिनिटी है, उन क्षेत्रों में पेयजल, घर में शुद्ध पेयजल जल्दी से मिले, पहले मिले, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि जैसे फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया है राजस्थान में और वहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की स्कीम बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे क्षेत्रों में यह है कि जहाँ पे ऐसी समस्या है कि अगर फ्लोराइड का कंटामिनेशन है तो कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हर घर में प्रति पर्सन, हर आदमी को 10 लीटर, 8 से 10 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पीने के लिए और खाना बनाने के लिए शुद्ध पानी देना है। इस चीज़ का जल जीवन मिशन में आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 तक हर घर को नल से शुद्ध जल मिलना शुरू हो। पर ये बीच के पीरियड में जब तक वो स्कीम उस गांव की तैयार नहीं होती है, तब तक इस तरह से 8 से 10 लीटर शुद्ध पानी मिलना चाहिए। जी सर, आपने बहुत बड़ी जो समस्या है बताया कि आर्सेनी की समस्या है, सूखाग्रस्त की भी समस्या है, खासतौर से अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं वहाँ पर आर्सेनी की समस्या बहुत ज़्यादा है सर, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, आर्सेनिक की जैसे खास करके देखा गया कि वेस्ट बंगाल और आसाम के क्षेत्र हैं, आर्सेनिक कंटामिनेशन है, कुछ यूपी में भी और कुछ बिहार में है। पर इसका सबसे एक अच्छा तरीका यह है कि भाई सरफेस वाटर का कहीं सोर्स है तो उस सरफेस वाटर से लेकर के स्कीम को बना करके घर में पानी दिया जा सकता है और वही किया जा रहा है। और कहीं जगह पे मान लिया सरफेस वाटर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई झील नहीं है, कोई ऐसी पानी का सोर्स नहीं है, तो ग्राउंड वाटर जो है आर्सेनिक के, उसके लिए आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा सकता है और आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके भी पानी दिया जा सकता है। सो शुद्ध पानी देने के लिए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सरफेस वाटर बेस्ड पाइप वाटर सप्लाई स्कीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी दिया जाएगा।
जी सर, और हर घर जल की जहाँ तक बात है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से भी इस पर पहल किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी। सर, ये कि आम आदमी के बीच में धारणा है कि आखिर केंद्र सरकार की मदद हमारे पास पहुँच रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की घोषणा किया था, तो उन्होंने एक बात बहुत कही थी कि हम राज्यों के साथ मिल करके इसका अमल करेंगे। पानी राज्यों का विषय है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके काम करती है। इसमें राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार अलग नहीं है। मकसद एक है कि हर परिवार को शुद्ध पानी मिले, एक महिला को उसकी ज़िंदगी बेहतर बने, उसको घर में पानी मिले, उसके बच्चों को पानी बाहर जा कर के नहीं लाना पड़े और उसके लिए उसको घर में पानी मिले। तो इसमें ये सवाल बिल्कुल नहीं आता कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मिलजुल करके हम सब काम कर रहे हैं। हर राज्य सरकारें हम लोगों के साथ मिलजुल करके काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, आखिरी सवाल है सर, गंगा संरक्षण जो चल रहा है, इस पर काफ़ी पैसे भी खर्च किया गया है। बहुत जगह पर सर स्टेट का है भी, जिससे स्टेट से गंगा गुजरती है, कि वहाँ पर इसको ज़्यादातर सफाई नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है। तो सर, ये कहाँ पर है, किस तरह से भी स्थिति है? देखिए, जब से हम लोगों ने देखा है, नमामि गंगे आज तक का किसी भी नदी को बेहतर बनाने का आई थिंक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर उस नदी में वहाँ के जीव जंतु वापस आ गए, अगर वहाँ पे डॉल्फिन वापस आ गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की पानी का क्वालिटी इम्प्रूव हो चुका है। रही बात है कि सोसाइटी में एक कल्चर लाने का, कि सफाई का कल्चर आए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन और गंगा नमामि गंगे के अंदर दोनों में बहुत काम हो रहा है। अवेयरनेस जनरेशन का, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, हर तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि लोग अपनी अवधारणा को, अपने उसको बदलें। और पानी के कोई भी सोर्स है, और गंगा तो पवित्र गंगा माँ मानी जाती है, तो उसमें गंदगी ना जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गंगा का पानी बहुत ही अच्छा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें भी जीव जंतु होने चाहिए थे, आज वो आ चुके हैं और वो दिखाई पड़ते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ कि एक इंडिया में, जैसे हम पहले यूरोप में सुनते थे या यूएस में सुनते थे कि वहाँ पे नदियों का पुनर्जीवन किया गया और उनको ठीक ठाक किया गया और बेहतर किया गया, आज पहली बार गंगा नदी जो है इतनी अच्छी, इतनी व्हाट वी कॉल निर्मल और अविरल ऐसी नदी बन करके आई है। हाल ही में हुई राज्यसभा की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान संगठनों तक अपना क्या कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आइए दिखाते हैं आपको। आज 2 हेक्टेयर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन? सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही, कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे और उनके कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहां भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और 2.25 करोड़ से ज्यादा किसानों तक ये किसान क्रेडिट का काम पहुंच चुका है और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सके और राज्यों की मदद जितनी ज्यादा मिलेगी
उतना ज्यादा ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। और अगर बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। हमारी सर्व योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही, ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का निम्नकोटी 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़े यश रेखा होती है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से, अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि बागवानी को लेकर डॉक्टर A.K. सिंह जी ने क्या कुछ जानकारी दी है, दिखाते हैं आपको। बीज उत्पादन में कृषि विज्ञान केंद्र क्या भूमिका निभा सकते हैं। हम 20,000 टन बीज का उत्पादन प्रति वर्ष करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यदि बीज का उत्पादन करना है तो उसमें कैसे पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन में किसानों को शामिल करते हुए अभी हमने सीड हब भी कृषि विज्ञान केंद्रों पर बनाए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर्स हम बना रहे हैं, और आज चर्चा इस विषय पर भी हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इन विषयों पर हम कैसे आगे बात कर सकते हैं, कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं। फूल की खेती है, फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, और रोजगार उन्मुख जो खेती है, और उन सब में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मुझे पूरी आशा है जो भी निर्देश मिले हैं, जो भी बातें तय हुई हैं, जो राज्यों से डिमांड आए हैं, उसके अनुसार हम प्राथमिकता तय करते हुए आगे काम करेंगे और किसानों को लाभकारी फायदा देने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों बहनों, कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप अपने मोबाइल से ही हासिल कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई ये मोबाइल ऐप किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है और क्या कुछ जानकारियां आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। इस पूसा कृषि मोबाइल ऐप के प्रयोग से किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। किसानों को मौसम के बारे में जानकारियां मिलेंगी और वे अपनी फसल को बचाने के लिए उसके अनुरूप उपाय कर सकेंगे। सरकार और वैज्ञानिक समय समय पर नई प्रौद्योगिकियों के साथ किसानों का सहयोग करेंगे। पूसा कृषि मोबाइल की ये सेवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ओर से विकसित की गई है। फसल की नई किस्मों के बारे में, संसाधन संरक्षण, खेती के कार्य व्यवहार के साथ साथ खेती की मशीनरियों और उसके प्रयोग से संबंधित सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराएगी। पिछले साल लाए गए 3 कृषि कानून चर्चा का विषय बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। इस समिति ने सभी पक्षकारों से टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। सार्वजनिक सूचना 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए
विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा sc.committee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं क्या रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में मौसम का हाल। बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं। बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों के हाल पर। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। अमीरगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1710 रुपए से 1745 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ध्रोल मंडी में भाव 1435 रुपए से 1720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजकोट मंडी में भाव 1725 रुपए से 1875 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। आगरा मंडी में 1710 रुपए से 1760 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1740 रुपए से 1780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बस्ती मंडी में भाव 1680 रुपए से 1780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।